बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेयर टॉक अरशद मलिक के साथ। नाज़रीन, जैसे ही आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के हलकों में न सिर्फ पार्टी कायदीन एक्टिव हो रहे हैं बल्कि कारकुनान भी हरकत में आ रहे हैं और बिलखसूस सोशल मीडिया पर अपने अपने कायदीन और पार्टी की तशहीर की जा रही है। आज फेयर टॉक में हमारे मेहमान सरदार सरफराज नायाब साहब, सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग दुबई, जिनका ताल्लुक भी हल्का नग्याल फतेहपुर तकियाला से है, इनसे फेयर टॉक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार सरफराज साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। प्रोग्राम अमन पर खुश आमदीद कहते हैं। सरदार सरफराज साहब, आप अपना सियासी तारुफ करवाने से पहले ये भी बताएं कि आपको नायाब क्यों कहते हैं और कैसे आपका ये तखल्लुस पड़ा? जी, 1996 की बात है, जब कॉलेज दौर से हम फारिग हुए तो मैं रावलपिंडी जॉब के सिलसिले में गया। उधर एक मेरा बिजनेस का दोस्त था, पेशीन से तल्लुक़ था उनका, नेक मोहम्मद खान। अक्सर उनकी और मेरी गपशप होती रहती थी। बाल दवाम नहीं मिलते थे, वो जो हमारे इलाके के जो लोग मिलते थे उनको बोलते थे यार वो सरफराज तो नायाब हो गया है। ऐसे करते करते उधर रावलपिंडी में हमारे बहुत से लोग थे, जिसकी वजह से सब मुझे नायाब भी बोलने लगे। तो फिर मैंने बेहतर यही समझा कि मैं अपना तखल्लुस ही नायाब रखता हूँ। ऐसे मेरा तखल्लुस नायाब हो गया। तो सियासी कैरियर का आपने शुरू किया? सियासी कैरियर की जहाँ तक बात है कि मैंने जो आगाज़ किया वो 1988 की बात है, जब TSO बनी। उस टाइम हमने फिर सियासत में अपना कदम रखा। उससे पहले भी हमारी सियासी फील्ड थी। सियासी फील्ड से मुराद मेरे तया मोहतरम मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, 85 के इलेक्शन में जब वो BD मेंबर का इलेक्शन लड़े तो 1600 वोट लिया उन्होंने मुड़ा कॉलोनी से। उसके बाद सियासी पहचान आपको क्या करूँ, रुस्तमे आज़ाद कश्मीर पहलवान सरदार मोहम्मद तफ़ैल साहब मेरे मामू हैं, तो वो तो स्टार्ट से ही सियासत में थे। 1988 में जब TSO बनी तो उसके बानी और सदर हल्का फतेहपुर तकियाला सरदार मोहम्मद हफीज़ मरहूम साहब, अल्लाह पाक उनको जवान रहमत में जगह दे, वो मेरे चाचा मोहतरम थे। इसके अलावा सियासत में अगर अपना तारुफ करवाऊँ तो सरदार खिज़र याद खान मेरे कज़न हैं। इसके अलावा आपको सियासी तारुफ क्या चाहिए? अच्छा, 2016 से अब तक आपने 2-3 जमातें भी बदली हैं, फिर 2016 में आप नून लीग में फारूक सिकंदर के साथ शामिल हुए, इसकी क्या वजह? जनाब मलिक अरशद साहब, इसकी वजह यह है कि हमने सियासी जमातें नहीं बदली हैं। स्टार्ट में हम जब 1988 में TSO बनी तो हमारा इंतखाबी निशान शेर था। सरदार खिज़र याद खान आज़ाद उम्मीदवार आए थे, तो उस वक़्त वो TSO के आज़ाद उम्मीदवार मतलब TSO से इलेक्शन लड़े थे। उसके बाद जब वो पीपल पार्टी से हमारा इत्तेहाद हुआ, हमारा निकाल में वोट सिर्फ सरदार खिज़र याद खान का था, उसकी वजह कि वो हमारे कज़न थे। जब वो पीपल पार्टी में गए फिर भी हमने जमात नहीं बदली, खिज़र याद साहब के साथ गए, शख्सी वोट था निकाल में हमारा, उनके साथ गए। उसके बाद जब सरदार खिज़र याद खान मुस्लिम अल्फाज में गए, अल्लाह पाक सरदार खिज़र याद खान को सेहत कामला आजला अता फरमाए। हमारे कायद भी थे, हमारे बानी भी थे, तो हमको उनके साथ जाना पड़ा। ये जमातें बदलती रही ना? जमातें बदलती रही मगर लीडर एक ही था हमारा। जमातें फिर 2016 में आपका लीडर क्यों चेंज हो गया? 2016 में हमारा लीडर चेंज नहीं हुआ। 2016 में सरदार खिज़र याद खान इलेक्शन से विड्रा हो गए थे, ठीक है। उनने अपनी जगह सरदार नाइम आरजू साहब की हमायत की थी। और उससे पहले 1985 में, ये 85 जब वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर याद खान से सलार जमहूरियत, अल्लाह पाक उनको भी सेहत कामला अता फरमाए, उस दौर में भी हम सरदार सिकंदर याद खान के साथ थे। जब खिज़र याद साहब मैदान से बाहर हो गए तो हमने निकाल में यह समझा, बदलती हुई सियासी सूरत भी देखी, उसके अलावा तमीर और तरक्की भी देखी। आज़ाद कश्मीर के कोने कोने में जहाँ भी हम गए वहाँ पर सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर याद खान की तख्ती हर जगह पर थी। तो तमीर और तरक्की के हीरो माने जाते थे सिकंदर याद, तो हमने अपना वोट उनके हक में देना बेहतर समझा। अपना वोट ज़ाया करने से बेहतर था कि हमने सरदार नईम आरजू को वोट देना आप समझते थे कि ज़ाया करने के बराबर? नहीं, नईम आरजू भी मेरे भाई हैं। वोट ज़ाया का नजरियाती इख्तलाफ तो है ना? नजरियाती इख्तलाफ थोड़े बहुत हैं, लेकिन मेरे भाई हैं। लेकिन हमको मालूम था कि सरदार नईम आरजू अभी नए हैं, वो इलेक्शन में क्या करेंगे। उससे पहले हमने 3 नस्लें बर्बाद कर दी थी। सरदार खिज़र याद खान साहब के साथ रहकर 3 नस्लें बर्बाद कर दी थी। फिर 30 साल के बाद हम अगर शुरू में जाते तो हमारा सियासत का कोई फ़ायदा ही नहीं था। जब सरदार खिज़र याद खान ने अपनी राय बदल ली तो हमारा पक्का प्रोग्राम बन गया कि हम भी अपनी सियासी अकीदा जो है ये चेंज करें। और उस टाइम हम अकेले नहीं गए, तारीख गवाह है, तहसील फतेहपुर तकियाला की अवाम गवाह है
25-30 ग्राउंडों पे मुश्तमिल हम लोग गए और सरदार शफीक इनकलाबी साहब, सरदार ताहिर एडवोकेट साहब, सरदार मोहम्मद नाइम साहब, अहमद नाइम साहब, सरदार फारूक सिकंदर साहब की मौजूदगी में जब हमारे चेहरे देखे गए तो उन्होंने कहा ये 85 का दौर वापस आ गया। और हमारे जाने के बाद 30 साल हो गए थे। यहाँ पर मैं रहता हूँ यूनियन काउंसिल उद्दी मोड़ा में। 30 साल फारूक सिकंदर साहब का उधर इंतखाबी इलेक्शन ऑफिस नहीं बन सका। हमारे जाने के बाद उधर इलेक्शन ऑफिस भी कामयाब हुआ और हर पोलिंग स्टेशन से हमने रिजल्ट दिया। अच्छा, 2016 के बाद चले अभी आप नून लीग में शामिल हो गए, तो आप नून लीग में शामिल होने के बाद आपके साथ जो मामलात या आपके जो कामकाज के हवाले से इन 4 सालों में जो भी हुए, आप इनसे मुतमईन? पहली तो बात यह है कि जब हम नून लीग में शामिल हुए तो हमने उनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। हम किसी लालच की खातर नहीं गए थे। हमने तहसील फतेहपुर सिक्याला में यह समझा कि करेली खानदान तामीर और तरक्की के हीरो हैं। उसके अलावा पहले भी मैंने आपको बताया कि रुस्तम आज़ाद कश्मीर पहलवान सरदार मोहम्मद तफैल खान मेरे मामू हैं। 30-40 साल से वो मतलब सियासत में वो करेली खानदान से ही वाबस्ता है। उससे पहले भी हमारे घर कई बार आए, उन्होंने बोला कि वोट हमको दिया, वोट सही। लेकिन तामीर और तरक्की के हीरो तो 2016 से पहले भी थे ना? पहले भी थे, लेकिन उस वक्त हो जाते। पहले हमारी ये मजबूरी थी कि खिजर याद खान हमारे कजन है, मतलब मेरे जो दादा हैं, दादा मोहतरम मरहूम, उनके वो भांजे हैं, तो उनको हम कैसे छोड़ सकते थे। उस टाइम हमने पहलवान तफैल साहब से मजरत की कि हमारी मजबूरी है। तो जहाँ तक काम की बात है, काम से हम मुतमईन भी हैं। हमारे तो ज़्यादा काम नहीं थे, लेकिन यूनियन काउंसिल उद्दी मोड़ा में अगर काम के हैसियत से देखा जाए तो काम भी अच्छे किए हैं फारूक सिकंदर साहब ने। तो मतलब आप ये जो 4 साल दौर गुजरा है इससे मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कामकाज सारे मामलात आपके गवर्नमेंट के जो भी आपने? हमारा ज़ाती तो कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन बाकी जो काम काज मजमूई होते हैं तहसील फतेहपुर सिक्याला में भी वो कर दिए आपके सामने है। मीडिया से कोई बात ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। नहीं, तरक्याती काम के हवाले से तो नहीं मैं बात कर रहा, ये जो हेल्थ के हवाले से है। ज़ाहिर दुरुती मोड़ा आपका वहाँ पे बॉर्डर लाइन है, LOC का एरिया है, तो उस हवाले से इंतजामात हैं। उसके बाद आपके कोई और जो मामलात जो ज़ाहिर आपने पार्टी छोड़ी तो तवक्कात होती हैं, बात कर रहे हैं ना, दुरुती मोड़ा में इंटर साइंस कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, हाई स्कूल, मैं बोलता हूँ यूनियन काउंसिल दुरुती मोड़ा में दूसरे किसी ग्रुप की कुछ एक तख्ती भी नहीं है। जो भी तमीराती काम हुए, जो भी काम हुए, वो करेली खानदान की तख्तियाँ उधर मौजूद हैं। जहाँ तक रही डिस्पेंसरी वगैरह की सहूलत, डिस्पेंसरी भी सब कुछ मौजूद है। एक एम्बुलेंस की हमको ज़रूरत थी तो कायदे मोहतरम को हमने एक कॉल की तो उनने उसमें वेलकम किया और उधर एम्बुलेंस भी दी। इसके अलावा जो छोटे मोटे काम होते हैं, कुछ मतलब हमारे नौजवान 30-40 साल से पीछे हुए थे, उनको भी कुछ तो फारूक हैदर साहब ने NTS की वजह से काम कर दिया था। जो म्यार पे आता था उसको नौकरी भी मिली। बाकी कुछ लोग मुतमईन, कुछ अगर मैं कहूँगे 95% लोग ने वोट फारूक सिकंदर साहब को दिए थे। उसमें से अगर कुछ काम बाकी हैं, कुछ लोगों की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो वो भी अभी 1 साल बाकी है। इंशाअल्लाह फारूक सिकंदर साहब वो भी पूरे कर देंगे। मतलब आप मुतमईन है गवर्नमेंट की और फारूक सिकंदर की कारकर्दगी के जो 4 साल गुजरे उससे आपको कोई गिला नहीं? गिले की बात तो मैं ऐसे करूँगी, देखो हमारे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर फारूक हैदर साहब हैं। इस वक्त उनकी आप देखें, कोरोना के लिहाज से देखें, आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के लिहाज से देखें, तो नून लीग की कौन सी पॉलिसी से कोई दूसरा बंदा इख्तिलाफ कर सकता है? फारूक सिकंदर साहब के बारे में अगर आप कहते हैं तो वो भी तहसील में क्या या तो सरदार सिकंदर याद खान के दौर में काम हुए हैं, तो या फिर फारूक सिकंदर के दौर में काम हुए हैं, तो कैसे कोई बंदा इख्तिलाफ कर सकता है कि फारूक सिकंदर साहब ने काम किया? दुबई में यूथ काफ़ी अरसा से खामोश है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, एक तो कोरोना की वजह से, लेकिन उससे पहले भी कोई बड़ी एक्टिविटीज़ आपकी नज़र नहीं है कि आप चूँकि दुबई यूनिट के सदर भी हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जहाँ तक दुबई यूनिट का तल्लक है ना, दुबई में यूथ बहुत एक्टिव थी और माशाल्लाह आज मुझे वो बात करानी पड़ेगी। 2016 में एक यूथ बनी थी, उस यूथ की हर बंदा तारीफ करता है और शायद आप भी उस यूथ से वाकिफ होंगे। उस यूथ ने मैदान में, सियासत में, हर जगह काम किया। ये जो यूथ बनी जिसकी सरबराही, जिसकी सदारत मुझे भी दी गई, ये तो एक ढांचा सा था।
मेरे अंदाजे के मुताबिक, मैं ये अपनी ज़ाती राय देता हूँ, ये एक ढांचा था। ढांचे से मुराद कि आप देख लें कि जब मेरी सदारत हुई, मैं लोगों को जानता ही नहीं था जो लोग मेरे साथ थे। जो हमारी मर्कजी बॉडी थी उसने 2-4 मीटिंगें बुलाई जिसमें हमको मैसेज करते थे, हम जाते थे। यूथ विंग जो है जिसकी सदारत सरदार सलीम साहब कर रहे हैं, उनने कोई पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, कोई यूथ की मीटिंग नहीं बुलाई। जहाँ हमको बुलाया गया हम जाते रहे हैं। जहाँ तक खामोशी का तल्लुक है तो मेरे हिसाब में तो खामोशी नहीं है, ठीक है। पहले तो कोरोना से पहले जनाब मर्कजी पार्टी से हमारे वकार शाह देवी साहब उनने रिज़ाइन कर दिया था। उनके जाने के बाद हमारे यूथ के चेयरमैन साहब ने भी रिज़ाइन दिया था। उसके बाद ये 2-3-4 दिन पहले भी आपने एक मीटिंग देखी जनाब राजा अब्दुल जब्बार साहब की सरबराही में, हमारे सदर हैं, अल्लाह पाक उनको और मज़ीद तरक्कियाँ दे, कोऑर्डिनेटर भी हैं। ये उनकी मेहनत का सिला है, जो कुछ उनको मिला है उनकी। वहाँ यूथ की कितनी तादाद थी वहाँ पे उनके जो मीटिंग हुई है? यूथ की कितनी तादाद थी ये तो आपने भी सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, मीडिया पे भी आप देखते रहते हैं। मुझे वहाँ यूथ नजर नहीं आई, एक बात का गिला। मीटिंग किस चीज़ की थी? यूथ नहीं नजर आई तो मीटिंग किसके साथ? मीटिंग हमें तो इस बारे में कोई पता नहीं है, ये राजा अब्दुल जब्बार साहब बता सकते हैं। क्योंकि तो आप देखें जो 2016 की यूथ थी उसमें सरदार सलीम खान सदर जो हैं, आपने सरदार फयाज तफैल साहब, नवीद इकबाल साहब, सदाम राजपूत साहब, कबीर राजा साहब, उनमें से कोई चेहरा नजर नहीं। यार साहब तो यूथ से नहीं है ना, वो तो यूथ से नहीं है, लेकिन नवीद इकबाल साहब तो दुबई बॉडी के सदर है, उनको भी उधर नहीं देखा। सलीम साहब है, मैं हूँ। आपने सवाल किया, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। इसका जवाब आपको राजा अब्दुल जब्बार साहब से लेना चाहिए कि ये जो मीटिंग हुई है। फिर उसमें एक और बात भी है कि वो हमारे मर्कज़ी तर्जुमान है सरदार अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। उन्होंने लिखा है कि ये वज़ीर माल सरदार फारूक सिकंदर साहब की कॉल पे मीटिंग बुलाई गई। अगर कॉल पे मीटिंग बुलाई गई तो फिर उसमें यूथ तो मेरे को नजर नहीं आई। अगर फारूक सिकंदर साहब ने आपको कॉल की कि यूथ की मीटिंग बुलाएं तो यूथ शामिल, उसमें यूथ शामिल होनी चाहिए थी। यूथ तो मेरे को बिल्कुल नजर नहीं आई। तो इसका सवाल मैं यही आपको मशवरा दूंगा कि इस सवाल का जवाब आप राजा अब्दुल जब्बार से। आइंदा इलेक्शन 2021 की क्या सूरत-हाल देखते हैं कि आपकी पार्टी के ज़िम्मेदार भी और थक्याल बरादरी से भी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इंदा इलेक्शन जो 2021 में आ रहा है इंशाअल्लाह नून लीग विन करेगी। मैं आपके प्रोग्राम के मकसद से सबको ये चैलेंज करता हूँ, जो काम मैंने बताए हैं अगर करेलिया ख़ानदान ने या फारूक सिकंदर ने ये काम नहीं किए हैं तो मैं टेबल टॉक करने के लिए भी, टॉक शो करने के लिए भी तैयार हूँ। इसके अलावा सरदार फारूक सिकंदर साहब से कुछ 2-4 गुज़ारिशात भी करूँगा कि जहाँ पर आपने सब काम किए, यूनियन कौंसल त्रुति, मोड़ा, तोड़, पलानी, मिडत्तर, मथुराई, जो भी है, वहाँ पे कुछ मोड़ा की एक यूथ भी है, मोड़ा कॉलोनी जहाँ से मेरा तल्लुक है। मोड़ा की यूथ ने इस इलेक्शन में बहुत काम किया था, ठीक है जी, जिसकी सरबराही सरदार इनाम उर रहमान कर रहे थे, शफीक राजपूत साहब, जलाल शाह साहब, सरदार गुलफराज साहब, सरदार शहनवाज साहब, सरदार साजिद बगियालवी साहब। अगर इन लोगों का नाम मैं नहीं लूँ तो उन्हें ये भी ज़्यादती है। इन लोगों ने वहाँ बड़ी मारें खाई हैं। अगर इनके कुछ तहफ़्ज़ात हैं या इनका कुछ काम बाकी है तो आपको भी थोड़ा बहुत उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और इस प्रोग्राम की वसात से मैं फारूक सिकंदर साहब से एक बार मिला हूँ और जनाब वज़ीर माल साहब ने खुद मुझे ये कहा था कि ये जो फतेहपुर से ग्याला से मोड़ा रोड जाती है, इसकी रिकंडीशन का काम करूँगा। फिर उनने ये भी बात की थी, जो फारूक सिकंदर साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उनने मुझे ये कहा कि जो भी आदमी आता है मेरे पास या तो टूटी के लिए आता है या खंभे के लिए आता है या ट्रांसफार्मर के लिए आता है, कोई अवामी मफाद के लिए नहीं है। तो मैंने कहा सरदार साहब फिर आप ही फराग दिली करें और ये मोड़े की रोड दे दें। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह नेक्स्ट बजट में ये रोड रखूँगा, ठीक है जी। इससे पहले भी वो सरदार सिकंदर याद खान साहब ने बनाई थी रोड, जो फतेहपुर तकियाला से इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा एक छोटा सवाल है। जो मोड़ा में जाती है उस रोड पे हमारे 3 वली औलिया अल्लाह हैं, मतलब हज़रत बाबा सईद कमला बादशाह, हज़रत बाबा राजा रश्मी साहब, पीर बकर हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह। उसके अलावा वो डिफेंस रोड भी है। मैं फारूक सिकंदर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करें, या तो उसकी रिकंडीशन करवाएं तो या फिर उसको दोबारा नए सिरे से बनवाएं।
आवाम आपकी शुक्रगुजार रहेगी, अलियाना दुर्ती मोड़ा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। इसके अलावा फ़ारूक सिकंदर साहब से मैं एक और भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरव्यू ये जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है ये तो हर आदमी सुनेगा। बालाकोट के जो हमारे लोग हैं 40 साल से, मतलब अपोजिशन, हम अपोजिशन में थे, वो सरदार सिकंदर आजम खान साहब के वोटर थे। कुछ तो बालाकोट वालों के नसीब खराब हैं कि एक रोड जो द्रुति से बालाकोट जाती है, जब उस पर काम शुरू होता है तो फायरिंग शुरू हो जाती है, जबकि वो कश्मीर कमेटी के खाते से मंजूर है। फ़ारूक सिकंदर साहब उसका मेहरबानी से नोटिस लें, ताकि हम भी आवाम से बात कर सकें यार कि आप क्यों ऐसी बातें करते हो, देखो कैसे काम हो रहे हैं। तो ठीला की तुम्हारी रोड है, कुछ थोड़े बहुत मसाइल हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पूरा यस हो गया है। इसके अलावा कुछ अभी थोड़ी थोड़ी ये बातें चल रही हैं कि थकियाला की जो 2-3 यूनियन काउंसिल है, आपने थकियाला की बात की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। यूनियन काउंसिल डबसी, जंदरोड और दुर्ती मोड़ा, मैं अरबाब इख्तियार से यह बात कहता हूँ कि थोड़ा खुद भी सोचें। अभी शायद सियासी लोग इस पर तनकीद करेंगे, मैं किसी पे जो अच्छा काम हुआ उसकी अच्छाई की बात करूँगा। यूनियन काउंसिल दतोड़ पुलानी को भी देखें और यूनियन काउंसिल मोड़ा को भी देखें, काम हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हुए हैं, मतलब ट्रांसफार्मर, बिजली, पानी, इससे पहले भी हमारे पास सब कुछ था, जो कमी थी वो उन्होंने दी है। लेकिन कम अज़ कम ये जो 5-6 महीने हैं, ये अगर आप इसमें 1-2 महीना में द्रुती मोड़ा की यूनियन काउंसिल जो रोड टप्सी पे लगा दें तो इंशाअल्लाह दिन के 12 बजे आप सीट विन करेंगे। 2011-21 का जो इलेक्शन आ रहा है वो आप समझते हैं कि इंशाअल्लाह विन करेंगे? इसका अंदाज़ा आपको इन बातों से हो जाना चाहिए कि जावेद इकबाल भटानी ने पिछले दिनों में 71 के मुकाम पर जलसा किया, उधर माजरीन के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की गई, ये उनकी बुखलाहट है। वो मतलब उस जलसे की सदारत कर रहे हैं और माजरीन के खिलाफ एक बंदा तकरीर कर रहा है, ये उनकी बुखलाहट है। आज की ताज़ा बात, अभी तो मैं इंटरव्यू में आ गया था, टाइम पूरा हो गया था, लेकिन आज भी इधर कुमरुट्टी के मुकाम पर मैंने सुना है कि चौधरी जंगी साहब और भटानी साहब के दरमियान कुछ बड़े तगड़े इख्तिलाफात हो गए हैं। तो ये भटानी साहब की एक बुखलाहट है। बुखलाहट क्या है कि भटानी साहब ने इलेक्शन में, ये छोटे मोटे मामला तो लगे रहते हैं, इलेक्शन तो अभी दूर है, छोटे मोटे मामला नहीं है। 2011 का इलेक्शन भटानी साहब जीते थे सिर्फ थकियाल फैमिली की वजह से। अब की बात मैं करूँ अभी तो 95% थकियाल ब्रादरी जो है वो सरदार फ़ारूक सिकंदर के साथ है। तो फिर जब भटानी साहब ने इलेक्शन विन किया तो उन्होंने नकियाल में फतेह बरादरी इज़्म की सियासत शुरू कर दी थी। मैं ये कहता हूँ, दें आप वोट, वोट ज़मीर की बात है, वोट जिस मर्जी को आप दें, लेकिन कम अज़ कम 5 साल भटानी साहब ने भी हुकूमत की है। 5 साल में फतेहपुर थकियाला में कोई एक तख्ती बता दें आप मेरे को जिस पे सरदार भटानी साहब ने काम किया हो, या कोई ऐसा तख्तियां तो लगी हुई, कोई एक बता दे। मैं चैलेंज करता हूँ, टॉक शो में आ जाएं, फतेहपुर थकियाला से आप मोड़ा जाएं। अच्छा, अभी हम सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप इलेक्शन नून लीग विन करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज नयाब साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने सरदार सरफराज नयाब साहब, सदर मुस्लिम लीग यूथ विंग दुबई की खुसूसी गुफ्तगू सुनी। आप नए प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।